मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद दूं, आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, मैं आपके द्वारा दी हुई कुंडली में आपकी जो एक दो प्रॉब्लम है उसका विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। जरूरत है आपको मेरे चैनल पर बने रहना होगा। आपको कमेंट्स बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना जन्म का समय जो डिटेल है वो लिखना होगा, परेशानी भी लिखनी होगी। मैं सिर्फ लगन कुंडली से ही आपका मार्गदर्शन करता हूं। कुछ लोगों के इस प्रकार के होते हैं सवाल, जिसके लिए वर्क कुंडली का अध्ययन करना जरूरी है, वो दर्शकों वीडियो से संभव नहीं है, वो पत्रिका में ही आ सकता है। अभी पीछे सी एक बालक ने कहीं 87 का जन्म है तो कहीं 89 का जन्म है, शादी नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, क्या रुकावट है? अकेले लगन कुंडली से ऐसी चीजों को बात नहीं बनेगी, चाहे शादी का हो या व्यवसाय का हो या और भी कोई जीवन का कोई भी बंधु हो जिसमें प्रबल बाधाएं आती हैं, तो वर्क कुंडलियों का अध्ययन करना जरूरी है और वो फिर ज्यादा टाइम लगता है और फिर आपको समझाने में दिक्कत आती है। उसके लिए तो मैं पत्रिका लिखता हूं। लगन कुंडली से जितना आपका मार्गदर्शन हो सकता है, लगन कुंडली एक आपकी गाइडलाइन है। लगन कुंडली में के ऊपर ही बाकी वर्क सब डिपेंड होता है, यह मैं मानता हूं। कोई ग्रह अगर लगन कुंडली में खराब है और वर्क कुंडलियों में अच्छा है तो उसको अच्छा प्रभाव मिलता है, लेकिन हमारी थोड़ी सी व्यवस्था है, हम इतना समय ज्यादा नहीं दे सकते कि वीडियो को कितना लंबा करेंगे, कितना अध्ययन करेंगे। हम लगन कुंडली से ही केवल आपका मार्गदर्शन करेंगे। आप बने रहिए चैनल पर, आप लिख दीजिए, आपको जरूर जवाब दिया जाएगा, जरूर आपका वीडियो बनाया जाएगा। दर्शकों आज हम एक पुरुष की जो 92 का जन्म है, समझो कि 8 और 24 32 साल की आयु हो गई, उसकी कुंडली का हम थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे, क्योंकि कुंडली में बहुत अच्छे योग हैं। उसका स्वभाव बहुत अच्छा है। तकलीफ तो सभी में ही है और इस जातक की कुंडली में भी परेशानी है, लेकिन इस जातक की परेशानी के बाद इसको ऐसे संतान की प्राप्ति होगी अब जो इसका नाम रोशन करेगा। आप लोगों ने कभी देखा होगा, पेपर में आता है कि भाई बाप तो उसका निमन स्थल पर रह गया, लेकिन उसकी संतान जो है उच्च में जाकर के उस पद पर जाकर के अपने पिता के मान सम्मान को बढ़ाती है। तो ऐसा इसकी कुंडली में कुछ दर्शन दिखाई देता है। तो दर्शकों बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ये कुंडली के 12 भाव हैं। लगन का भाव है जो स्वयं का प्रतिनिधि है, धन का तृतीय भाव, धन का भाव, धन और कुटुंब का तृतीय, पराक्रम का चतुर्थ, घरेलू सुख पंचम भाव, बुद्धि विवेक, आपकी कैसी बुद्धि होगी, कैसी आपकी विवेक शिक्षा, कैसी संतान होगी, वो ये पंचम भाव बताता है। छठा भाव योग शत्रु ऋण का भाव बताता है। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव बताता है, विवाह का भाव बताता है और दैनिक रोजगार का बताता है। अष्टम भाव आपकी आयु और जीवन में कष्ट, दीर्घकालीन योग। नवम भाव आपका भाग्य भाव है और धर्म का भाव है। दसम भाव ऊंचाई में ले जाने वाला भाव है, वो सम्मान पद भाव है। एकादश भाव जहां आपकी सोसाइटी का, इच्छा पूर्ति का, सभी प्रकार के सुख का और आमदनी का भाव है। द्वादश भाव आपका दंड का भी भाव है, सेवा सुख का भी भाव है, विदेश का भी भाव है और खर्च का भी भाव है। ये मोटे तौर पर सबको बताता हूं। आज का शीर्षक है गंभीर स्वभाव, बुद्धिमान, दूरदर्शी, भाग्यवान, संतान द्वारा सम्मानित, ये आज का शीर्षक है। लेकिन कुंडली में स्वयं को परेशानी है। जातक का जन्म 29 सितंबर 1992 शुक्ल पक्ष 4 विशाखा चरण 3 मंगलवार को हुआ। दर्शकों मैं आज आपको एक चीज बताता हूं कि आप लोगों ने भी सुना होगा पंचांग पंचांग पंचांग। वैदिक ज्योतिष का पंचांग दर्पण है। पंचांग में कौन सी चीजें आती हैं? तिथि, आज कौन सी तिथि थी, प्रथम तिथि थी, द्वितीय थी, तृतीय थी, चतुर्थ थी, इनका भी महत्व है। तिथि आती है, वार आता है, कौन सा वार था, नक्षत्र आता है, कौन सा नक्षत्र था। जो हमारे 27 नक्षत्र है, 7 वार हैं,
उनका भी आता है, इनका भी अलग अलग महत्व है। और फिर आते हैं योग। आप किस योग में पैदा हुए। आप अगर देखोगे कोई कंप्यूटराइज कुंडली तो उसमें योग के लिखा रहता है, 27 योग होते हैं, करण भी लिखा रहता है, करण होते हैं। तो पंचांग के 5 अंक हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। ये 5 जो बिंदु है वो ज्योतिष के दर्पण हैं। इनका बहुत ही महत्व है। उसमें से कुछ अशुभताएं होती है, कुछ शुभताएं होती है, जो शुरू में जो आमतौर पर हमारे यजमान भी ध्यान नहीं देते, पंडित जी भी ध्यान नहीं देते, गुरु जी भी ध्यान देते। और मैंने भी आज इतने मैंने वीडियो बताया, मैंने भी आज आपको पहली बार बताया तो इसकी कुंडली में थोड़े से अशुभ योग आ रहे हैं। इसलिए जब अशुभ आते हैं, मैं अशुभ योगों का ही ज्यादा उजागर करता हूं, तो शुभ तो अपने आप आपको मिल जाएगा। भाई अशुभ योग है, उनका कुछ उपाय कर ले तो शायद भगवान की कृपा हो जाए। तो ये 5 अंग जो मैंने आपको बताए, कौन से? तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। आपने अमूमन देखा होगा अंग्रेजी जो हमारे प्रिंट आउट होते हैं कंप्यूटर के, उसमें होता है। तो इसका क्या है हम आगे बताएंगे। जन्म के समय पर वृषभ लगन हुआ 25 डिग्री है। द्वितीय भाव में मंगल 15 डिग्री 39 मिनट लेकर, केतु 1:36 लेकर के है। पंचम भाव में गुरु 3:55 लेकर के बिल्कुल अस्त है, मृत अवस्था में। सूर्य 13 डिग्री लेकर के बलवान अवस्था में है। और बुध 24 डिग्री लेकर के उच्च राशि में, अपनी राशि में है। छठे भाव में शुक्र, लग्न शुक्र तुला राशि में 11 डिग्री लेकर के, वहीं चंद्रमा 26 डिग्री लेकर विराजमान है। और अष्टम भाव में राहु 1 डिग्री 36 मिनट लेकर के विराजमान है। तो नवम भाव में शनि योग कारक, 10वें भाव का स्वामी, 9वें भाव का स्वामी 18 डिग्री के विराजमान है। बहुत ही बलवान शनि है, क्योंकि चाहे राशि विषम हो या सम हो, 12 डिग्री से 18 डिग्री तक जो ग्रह के अंश होते हैं वो बहुत ही बलवान माना जाता है। ये ग्रह की स्थिति रही। चारों केंद्र खाली हैं, केंद्र में कहीं पर भी ग्रह नहीं है। 1 2 3 4 भावों में 7 ग्रह है, तो केदार योग बन जाता है, अपने आप में सम्मानित योग बन जाता है, उपकारी वाला योग बन जाता है, यह भी एक अच्छा योग बन जाता है। अभी बुध की महादशा चल रही है 2/8/19 से लेकर के 1/8/36 तक चित्रा नक्षत्र में, और बुध विकल हो गया, अस्त हो गया। जब जो ग्रह पीड़ित होता है या अस्त होता है, वो अपनी दशाएं अंतरदशाओं में शुभ फल नहीं दे पाता। उसके शुभ फल के लिए आपको उपाय करना पड़ेगा। जातक का जन्म शुक्ल पक्ष 4 को हुआ। पहले मैंने बताया तिथि शुक्ल पक्ष 4 थी। 4 के स्वामी गणेश जी हैं। विशाखा वार मंगलवार के स्वामी मंगलदेव है, हनुमान जी हैं। और विशाखा के नक्षत्र के स्वामी गुरु हैं, गुरु के नक्षत्र में पैदा हुआ। योग विषकुंभ था, अशुभ योग है, उसके स्वामी यम हैं। और करण विष्टि है, जिसको भद्रा कहते हैं, उसके भी स्वामी यम है। यानी जब जातक ने जन्म लिया तो उस टाइम पर योग विषकुंभ था, जिसके स्वामी यम है, और करण विष्टि है, जिसके भी स्वामी यंग है। ये दोनों अशुभ माने जाते हैं। इसमें योग का बड़ा ही महत्व है। जैसे हम गणमूल नक्षत्र की जो शांति करते हैं, इसी प्रकार हमको अशुभ योग की शांति कर लेनी चाहिए। टोटल 27 योग होते हैं। 27 योग में से जो 11 योग जो है अशुभ माने गए हैं। कौन से? विषकुंभ, उसके स्वामी यम है। कौन सा? अतिगंड, उसके स्वामी चंद्र है, उसकी भी शांति करनी चाहिए। सूल योग, उसके स्वामी सर्प है, उसकी भी शांति करना चाहिए। गंड योग, उसके स्वामी अग्नि है, शांति करनी चाहिए। व्याघात, उसके स्वामी भी अशुभ है, शांति करनी चाहिए। व्याघ्र है उसके स्वामी। वज्र वरुण है, उसके स्वामी भी करनी चाहिए। और व्याघात के वायु है, वज्र के वरुण है, व्यातिपात के रुद्र है, और परिधि के विश्वकर्मा है, और ऐन्द्र के पितृ हैं, और वैदित के द्वितीय है। तो इनके जो 11 योग अशुभ योग जो मैंने बताए, उनके भी शांति गणमूल नक्षत्र की करनी चाहिए। जातक को प्रभाव देता है, हम कोई ध्यान नहीं देते हैं, वो अलग बात है। और इसके दोनों योग और करण विष्टि और योग विषकुंभ यम हो गए, यम महाराज हो गए। दर्शकों, ये जब बात यम देवता की बात आ गई तो मैं आपको एक चीज में बता दूं कि यम देवता धर्मराज भी हैं। उनके 2 रोल हैं। जैसे आजकल पढ़े लिखे हैं या आम समझते हैं, हमारे जिला में
डीएम साहब होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोला जाता है, किसी किसी में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलता है, अंग्रेजी में बोला जाता है तो डिप्टी कमिश्नर बोला जाता है, और कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी बोला जाता है। जब वो न्याय संबंधित काम करते तो मजिस्ट्रेट हो गए, और रेवेन्यू कलेक्टर समझ जाता है कलेक्टर हो गए। आज आदमी एक ही है। यम यम देवता भी इसी तरह से है। जब वो संघर्ष करते तो यम हो गए, और जब उसके लोगों का उससे जो जो उसने शुभ अशुभ कर्म किए उनका जब निर्णय करते हैं वो धर्मराज हो गए। तो ऐसा आप मान के सोचो, तो उनके स्वामी यम है। तो आप इसी बात से समझ गए होंगे कि अशुभ योग में पैदा हुआ है, तो यहां पर भी टांग जो है लटक गई। तो ये मैंने आज आपको बताया 5 अंगों का महत्व, जो कि ज्योतिष का दर्पण है। जातक का जन्म वृषभ लगन में हुआ। वृषभ लगन के स्वामी शुक्र हैं, और इनका चिन्ह बैल माना जाता है। ऐसा बताया गया और होता भी है, देखा भी गया है कि ये बैल के अनुसार उसी की तरह से इनका शरीर मजबूत होता है, और इनका व्यक्तित्व आकर्षक होता है। लोग इनकी तरफ बरबस खींचे चले आते हैं। खाली बैठना इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। हम समय कुछ ना कुछ करते रहने हैं, परंतु ये कोई भी काम करते हैं योजनाबद्ध से करते हैं, और अगर कोई गलती भी हो जाए तो घंटों तक पछताते भी रहते हैं। इनका स्वभाव थोड़ा सा रियल भी होता है। जो एक बार मन में ठान लिया वो ठान लिया, वो उसको करके रहेंगे। लग्न शुक्र छठे भाव में है, अपनी राशि में चालाक होंगे, रोगी होंगे, अपने ही लोगों से इनका शत्रुता रहती है। तो शुक्र अपनी राशि में यहां पर है, अपने रोगों से शत्रुता रहती है, और इनको हमेशा समझौता करना पड़ता है शत्रु से, या हार माननी पड़ती है, और अपने लिए सुख साधन वो जुटा तो लेते हैं लेकिन उनका भोग नहीं कर पाते, और विवाह में भी बाधा आती है। क्यों? शुक्र विवाह का कारक है। पुरुष जातक के लिए विवाह का कारक है। पहली बात तो लग्न छठे भाव में हो गया, वो बात नहीं, लेकिन शुक्र छठे भाव में हो गया, विवाह का कारक है। विवाह में परेशानी आएगी। शुक्र के छठे भाव में जाने से विवाह में परेशानी आएगी, बाधा आती है। अब बात करते हैं सूर्य की। दर्शकों, सूर्य पंचम भाव का स्वामी है, चतुर्थ भाव का स्वामी है, और पंचम भाव में है। विद्या संतान पक्ष में वृद्धि होगी। जातक का स्वभाव गंभीर होगा, बुद्धिमान होगा, दूरदर्शी होगा, क्योंकि बुद्धि के क्षेत्र में राजा बैठा हुआ है और चतुर्थ भाव का स्वामी है। गंभीर स्वभाव होगा, बुद्धिमान होगा, दूरदर्शी होगा। घरेलू जीवन सुख समृद्धि से व्यतीत होगा। आदमी आमदनी के साधन सघन हो गए। आदमी की वृद्धि भी होगी, क्योंकि गुरु मीन राशि को देख रहा है, एकादश भाव को। अच्छी आमदनी भी होगी, और इनको एक संतान अवश्य ऐसी मिलेगी जो कि अपने पिता की सम्मान को बहुत ऊंचे आगे तक लेके जाएगा। उनको एक संतान, पुत्र संतान का स्पेशली पंचम भाव में ऐसा योग है कि एक संतान ऐसी होगी, वो पिता की विरासत को इतना आगे ले जाएगा, उसके इस सम्मान को 4 चांद लगा देगा। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा तीर्थ भाव का स्वामी छठे भाव में है, 26 लेकर के है, कमजोर है। भाई बहन के पक्ष में कष्ट होगा। रोग और शत्रु से आसानी से दबेंगे भी नहीं। छोटे मोटे रोग हमेशा होते भी रहेंगे, उनको होते भी रहेंगे, आसानी से होते रहेंगे। शुभ कार्यों में खर्च करने वाले होंगे चंद्रमा, शुभ कार्यों में खर्च करने वाला होगा, और अधिक लगाव भी हो सकता है, अधिक आर्थिक अभाव भी हो सकता है जातक का, क्योंकि खर्चे की तरफ उनका लगाव होता है। सप्तम दृष्टि देख रहा है तो खर्चा ज्यादा कर देंगे तो आर्थिक अभाव बन जाता है। जब खर्च ज्यादा होगा तो आर्थिक अभाव हो जाएगा। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल सप्तम भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी है, और तीर्थ भाव में है। धन और कुटुंब में परेशानी आएगी। क्यों? मेष राशि यहां पर है। मेष राशि धन खर्च करने वाली स्वामी मंगल धन के भाव में आ गया, यानी कोषाध्यक्ष धन के भाव में बैठ गया। खर्च करने वाला आदमी, खर्च करने वाला कोष यानी धन के भाव में बैठ गया। मेष राशि द्वादश भाव में, द्वादश भाव का स्वामी मंगल बैठ गया धन के भाव में, तो खुद खोद के खर्चा होगा, खर्चा अपने आप हो जाएगा, परेशानी होगी। मंगल सप्तम भाव का स्वामी है, सप्तम भाव से अष्टम भाव में मंगल चला गया तो विवाह में परेशानी आएगी,
और जीवन साथी के सुख में परेशानी आएगी, लेकिन बाहर से उसके संबंध अच्छे होंगे। चतुर्दृष्टि से मंगल देख रहा है विद्या बुद्धि के संतान के पक्ष में थोड़ी सी परेशानी देते हुए फिर भी होगा। जीवन में कष्ट होंगे क्योंकि सप्तम दृष्टि से यहां पर है, कष्ट का वातावरण रहेगा। द्वादश भाव का स्वामी है, इसलिए जहां पर भी फल देखेगा वो त्रुटिपूर्ण प्रभाव देगा, त्रुटिपूर्ण प्रभाव देगा। जहां पर भी देगा वो त्रुटिपूर्ण प्रभाव देगा। अष्टम दृष्टि से उच्च दृष्टि से अपने भाव को देख रहा है, भाग को उच्च बनाएगा। वहां पर शनि भी है, पराक्रमी बनाएगा, साहसी बनाएगा, बड़े आदमियों में उसकी गिनती होगी। अगर मकर में शनि हो और मंगल की दृष्टि हो और उच्च राशि में मंगल की उच्च राशि में शनि हो तो यहां पर नुकसान नहीं करेगा, वो उसकी बड़े आदमी में गिनती होगी, उसको साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा। अब बात करते हैं बुध की। दर्शकों, बुध द्वितीय भाव का स्वामी है और पंचम भाव का स्वामी। पंचम भाव उच्च राशि में है, 24 डिग्री लेकर 11 अंश पर है। अस्त तो है लेकिन 11 डिग्री का फर्क है, 11 डिग्री का फर्क ऐसा कुछ है, तो अपना प्रभाव कुछ ना कुछ देगा। बुद्धि विद्या के और संतान के पक्ष में विशेष सफलता होगी। धन में कुछ थोड़ी बहुत अच्छा हो रहेगा, कुटुंब के लिए भी अच्छा सुख मिलेगा, उसको कोई समस्या नहीं आएगी। बुद्धि विद्या की सहायता से धन की वृद्धि करेगा। नीच दृष्टि से देख तो रहा है लेकिन अपने बुद्धि योग से कैसे न कैसे धन की यहां पर वृद्धि करेगा, क्योंकि अच्छे स्थान पर है, त्रिकोण में है। और दर्शकों, यहां पर सूर्य और बुध का योग बन रहा है। सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी है, बुध पंचम भाव का स्वामी है। जब चतुर्थ और पंचमेश बनता है तो बुद्धि के प्रयोग से वह सुखी होगा। उसकी बुद्धि इतनी होगी, अब जो भी कोई काम करेगा अपनी बुद्धि से करेगा। चतुर्थ और पंचमेश दोनों मिल रहे हैं, चतुर्थ भाव का स्वामी पंचम भाव, दोनों की युति यहां पर है, अस्त है। उसका फुल फायदा लेने के लिए सूर्य को अर्घ देना पड़ेगा। देखो दर्शकों, इस कुंडली में दीवारें अच्छी, नींव अच्छी है, थोड़ी सी परेशानी है, लेकिन थोड़ा सा उपाय करने से उसका अच्छा गुजारा हो जाएगा, क्योंकि केंद्र त्रिकोण के स्वामी की सूर्य बुध की युति यहां पर है। आगे बात करते हैं गुरु की। गुरु पूर्ण रूप से एकारक ग्रह है, अष्टम भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है और 3 डिग्री 55 लेकर बैठा हुआ है। मंगल की 15 डिग्री है, मंगल की चतुर्दृष्टि यहां पर आ रही है। मंगल भी द्वादश भाव का स्वामी है। यहां पर इसकी जो गुरु की जो अशुभता है उसको किसी भी तरह से कम कर देता है और अच्छा फल दे देने की बात बनती है। क्यों? मंगल भी द्वादश भाव का स्वामी है, यह अष्टम भाव का स्वामी है। ज्योतिष का सिद्धांत है, अगर मंगल गुरु को यहां देख रहा है, मंगल की 15 तो 12 डिग्री का फर्क आ रहा है, थोड़ा प्रभावित कर रहा है, तो गुरु की जो अशुभता है उसको भी कम कर देगा और अच्छा बुद्धिमान और उसका बनेगा। विद्या बुद्धि के संतान पक्ष में थोड़ी सी सफलता देगी, थोड़ी सी बाधाएं भी आएंगी। क्यों? गुरु ज्ञान का भंडार है, बेशक अष्टमेश होते हुए एकादश भाव को होते हुए अच्छा, और गुरु की एकादश पंचम दृष्टि नीच दृष्टि यहां से देख रही है भाग्य को कम करने की, लेकिन शनि वहां पर विराजमान है, बलवान शनि है। मंगल भी उस दृष्टि से देख रहा है, कोई कमी नहीं कर सकता, उल्टी आमदनी में और मदद करेगा, आमदनी में मदद करेगा। बाधाएं थोड़ी बहुत आएंगी, वो तो होता ही रहेगा, कड़ी बात नहीं है। परिश्रम अधिक करेगा, स्वार्थ साधन में चतुर्थ होगा, दीर्घायु होगी और धनी होगा। बच्चे सप्तम भाव का अष्टम भाव का स्वामी पंचम भाव में है, यहां पर संतान को रोगी कुछ बना सकता है, लेकिन मृत अवस्था में है, मृत अवस्था में है। सिद्धांत के मुताबिक अष्टमेश अगर यहां पर है तो संतान को रोग दे सकता है। अब बात करते हैं शनि की। वृषभ लगन के लिए शनि बहुत ही योग कारक है, दसम भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी और नवम भाव में है। भाग्य और धर्म की उन्नति होगी, व्यवसाय और पिता के पक्ष में सम्मान मिलेगा। तीसरी दृष्टि से आमदनी के भाव को देख रहा है, आमदनी के साधन में कैसे भी होगा, अरुचि से भी होगा, लेकिन लाभ होगा, असंतोष हो या संतोष, सहायता मिलेगी। सप्तम दृष्टि से यहां पर देख रहा है पराक्रम, छोटे भाई बहन क्योंकि चंद्रमा की राशि है उसमें देख रहा है, तो थोड़ी सी उससे उनको परेशानी रहेगी, शत्रु पक्ष से भी परेशानी रहेगी, क्योंकि दसम दृष्टि से उच्च दृष्टि से देख रहा है, तो शत्रु पक्ष से जो परेशानी रहेगी उसमें थोड़ा सा लाभ भी उसको मिलेगा, परेशानी में लाभ भी उसमें प्रभावी रहेगा। शत्रु पक्ष में जो परेशानी जो दे रहे थे उसको दबाएगा, क्योंकि उच्च दृष्टि से देख रहा है।
यहां पर एक और बात आ जाती है। अब शनि ने चतुर्थ भाव को भी चतुर्थ राशि को भी देख लिया और चतुर्थ राशि के चंद्रमा के ऊपर भी शनि का बलवान प्रभाव है। चंद्रमा हमारा मन का कारक है और शनि तृष्णा और वैराग का कारक है। चंद्रमा एक स्वयं लग्नेश है, जहां चंद्रमा होता है वो भी एक स्वयं लग्नेश है। ज्योतिष का सिद्धांत ये कहता है अब चंद्रमा पर बलवान शनि का प्रभाव हो तो ऐसे जातक के विवाह में प्रबल बाधाएं आती हैं। तो यहां पर शनि बलवान है और चंद्रमा कमजोर है, चंद्रमा पर प्रभाव 8 डिग्री का फर्क है। तो और चंद्रमा मन का कारक है और चंद्रमा स्वयं एक किस्म से लगनेश होता है, चंद्र लगन से। तो वैसे भी साधारण तौर पर जब चंद्रमा पर इस तरह की दिक्कत आती है तो विवाह में परेशानी आती है और विवाह अभी तक नहीं हो रहा, परेशानी आ रही है, समस्या आती है। उसके बाद बात करें राहु की। राहु अष्टम राहु है, तो जैसा प्रिंसिपल है कि राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी गुरु भी अशुभ बन गया, जहां पर भी देगा अशुभ प्रभाव देगा। तो राहु भी कमजोर है, गुरु भी कमजोर है, अच्छाई के साथ बुराई भी होगी, उसमें कोई बात नहीं, मेटलाइज हो जाएगा, इतना बड़ी कोई चीज नहीं है क्योंकि अंश इनके कमजोर है, मान लिया बात। खर्चा अधिक करेगा, धन संबंधित उसको इससे लाने में कहे क्योंकि मिथुन राशि को देख रहा है, धन की वृद्धि करेगा, ठीक है, धन की वृद्धि करेगा और संकट का सामना करेगा। ऐसा जातक सज्जन होता है, बहुत ही सज्जन होगा और योग्यता उसमें बहुत अच्छी होगी ऐसा जातक में। और खर्च भी अचानक कर देगा तो धन की पर्याप्त भी यहां पर अचानक भर देगा, क्यों, मिथुन राशि को देख रहा है। लेकिन सज्जन होगा क्यों, द्वितीय भाव अच्छा भाव में राहु का अच्छा प्रभाव हो रहा है, वो एक अलग बात है। मंगल वहां दे रहा है वो एक चीज है, लेकिन राहु का प्रभाव है कि उसको एक सज्जनता दे रहा है, संकट का सामना करने लायक उसको हिम्मत दे रहा है। खर्च अधिक हो गया तो क्या हो, लेकिन अचानक लाभ भी फायदा होगा। लेकिन नवम दृष्टि यहां पर माता से लिए वेमेंस का प्रभाव बनेगा, क्यों, शत्रु राशि को देख रहा है, यहां पर तो मिथुन राशि को देख रहा है। तो अब बात करें केतु की। केतु दर्शकों द्वितीय भाव में है, धन और कुटुंब में कठिनाई होगा, स्वार्थ साधन में ऐसा तेज होगा, गुप्त युक्तियों का सहारा भी लेगा, शत्रु का शमन भी करेगा। और अष्टम भाव में देख रहा है, थोड़ा सा कष्ट जरूर होगा। और दसम भाव में यहां पर देख रहा है तो व्यवसाय में भी उन्नति का दे देगा ऐसे जातक को, क्योंकि वृषभ लगन में शनि योग कारक है और शिक्षा अच्छी मिल रही है, सफलता मिल रही है, सम्मान मिल रहा है। शनि से संबंधित, लोहे से संबंधित अगर उपाय यानी व्यवसाय करना चाहिए तो उसको अच्छा फायदा हो जाएगा। शनि के उसे लोहे से संबंधित उसको व्यवसाय करने से दिन रात चौगनी बात बनेगी। ये मैंने आपको साधारण तौर पर बताया। अब कुंडली चारों केंद्र खाली है, अभी उनके जो मेरिट और डिमेरिट गुण अवगुण पर चलते हैं, चारों केंद्र खाली है, दरिद्र योग बनता है। सिद्धांत कहता है चारों केंद्र खाली हो, इंद्र के योग में भी पैदा दरिद्रता मिला। दूसरा, चंद्रमा यहां पर कमजोर है, केंद्र योग आ गया, केंद्र में कोई ग्रह नहीं है तो यहां पर भी परेशानी आ गई और चंद्रमा पर शनि का प्रभाव आ गया, विवाह में प्रबल बाधाएं आ गई। सप्तमें अपने स्थान से अष्टम में चला गया, विवाह की परेशानी आ गई। शुक्र छठे भाव में आ गया, विवाह की परेशानी आ गई, क्यों, शुक्र विवाह का कारक है। तो लग्नेश छठे भाव में आ गया, रोग पीछा नहीं छोड़ेंगे। ग्रहों के योग से ठीक है, वो ठीक भी होगा, उपाय भी होगा, सब कुछ होगा। और अपनी राशि में यहां पर अपने उसके शत्रु भी होंगे, उससे समझौता करके उसको चलना पड़ेगा, कैसा भी पढ़ना पड़ेगा। तो लग्नेश छठे भाव में होगा और शुक्र विवाह का कारक भी है, रोगी भी बनाएगा और विवाह में भी परेशानी आ जाएगी। सप्तमें द्वितीय भाव में विवाह बाधा आ जाएगी, सप्तमें द्वितीय भाव में विवाह से बाधा आएगी। शुक्र पर केतु का प्रभाव है, दाम्पत्य सुख में कमी का कारण बनता है। शुक्र में केतु का प्रभाव है, वैवाहिक जीवन में परेशानी का काम बन रहा है। चंद्र पर शनि का प्रभाव है, भाई से विरोध है, वैराग्य दिला सकता है। चंद्रमा पर शनि का प्रभाव है, छोटे भाई से बहन से विरोध और वैराग्य दिला सकता है। वैराग्य का मतलब शादी में परेशानी आ सकती है। और सभी केंद्र खाली हैं, केंद्र योग हो गया, प्रबल पित्त दोष हो गया, ये सबसे बड़ी परेशानी आ गई। इस जातक को तो परेशानी भुगतनी पड़ेगी, उपाय नहीं करेगा, हो सकता है कुछ उपाय करने से कुछ
परमात्मा फल दे दे, लेकिन इसकी जो संतान होगी वो अच्छी होगी, क्योंकि इस जातक का स्वभाव ही ऐसा है। यह जातक थोड़ा सा गंभीर रहने वाला है, बुद्धिमान है, दूरदर्शी है, देख लेता है क्या है, उपकारी है, केदार योग भी है, योगों की कोई कमी नहीं, तो अशुभ योगों की भी कोई कमी नहीं है। ऐसे जातक को पितृदोष निवारण करना चाहिए। वृषकुंभ जो योग है उसका भी गणमूल की तरह उसका भी निवारण करना चाहिए, और जातक को शुक्र का रत्न अपने गले में धारण करना चाहिए, और सूर्य को विधिवत अर्घ देना चाहिए, ताकि बुध जो अस्त हो रहा है उसको छोड़े। देखिए दर्शकों, यहां पर दो राजयोग बन रहे हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी यहां पर है बुध और सूर्य। बुध अस्त है, कमजोर है, अंश 11 डिग्री है, 1-2 डिग्री का ही तो है, इसलिए थोड़ा प्रभाव दे रहा है। अगर वो विधिवत अर्घ देगा तो यह भी स्थिति सुधर जाएगी। दूसरा, केंद्र त्रिकोण का स्वामी शनि भाव में धार्मिक प्रवृत्ति का है, भाग्य उसका साथ दे रहा है, मंगल भी देख रहा है, उस दिन से भाग्य भी साथ दे रहा है। लेकिन ये ग्रह योग ऐसा है, केंद्र योग सब योगों का सफाया कर देता है, शांति करा देना चाहिए। लग्न छठे भाव में आ गया, स्वास्थ्य कमजोर रहेगा तो रत्न धारण यहां कर लेना चाहिए, अच्छा फायदा होगा, क्योंकि दो योग, शनि स्वयं योग कारक है और सूर्य बुध स्वयं योग कारक है। अष्टमेश गुरु तो यहां तो गया, लेकिन मंगल की दृष्टि से जैसे मैंने बताया, उसका जो अष्टम भाव का जो अवगुण देने वाला था वो भी खत्म हो जाता है। किसी न किसी तरह से कुंडली में थोड़ा सा समझने की और सोचने की जरूरत है, थोड़ा सा उपाय करने की जरूरत है, क्योंकि सारे केंद्र खाली हो गए। लग्न छठे भाव में हो गया, प्रबल पितृदोष होगा, पितृदोष निवारण करो, लग्नेश का रत्न दान करो और सूर्य को विधिवत अर्घ दो, अपने आप सारी स्थिति सुधर जाएंगी, विवाह भी हो जाएगा। उपाय तो करना पड़ेगा। दर्शकों, मैंने आज एक होनहार पुरुष है जिसकी कि अभी 32 साल उम्र हो गई, मतलब गुरुजी मैं व्यवसाय क्या करूं और मेरा विवाह के लिए बताइए कब तक होगा। भाई ये दिक्कत है, उपाय कीजिए, प्रभु हमेशा फल देंगे। भगवान ने गीता में कहा है, तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आप अपना कर्म कीजिए, फिर छोड़ दे उसके प्रभु पर। हम सिर्फ आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, और मैं मार्गदर्शन करने में शास्त्रों के हिसाब से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। तो आप कीजिए, अच्छी कुंडली है, कोई बात नहीं है, केंद्र योग का उपाय कीजिए। ये तो शुभ अशुभ योग तो आते रहते हैं। केदार योग कुंडली में है, दो राजयोग कुंडली में है, सूर्य बुध अपने आप में, शनि अपने आप में राजयोग है, अच्छे जगह पर होगा। शुक्ल पक्ष चतुर्थी के स्वामी गणेश जी महाराज हैं, विशाखा नक्षत्र के स्वामी गुरु जी हैं, है क्या, मंगल देव मंगलवार के स्वामी हैं। योग आदि इनका निवारण कीजिए, अशुभ योगों का, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। दर्शकों, अगर आप समझते हो कि वीडियो किसी का भला कर सकता है, किसी की राह आसान कर सकता है, तो मैं कहूंगा आप मेरा वीडियो हमेशा भेजा करो किसी ना किसी के अपने दोस्तों के पास। और जिसको भी जो परेशानी आ रही है, भाई आप लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, आपका नंबर आने पर मैं अपना जो आपका जो मार्गदर्शन करूंगा, मेरा मार्गदर्शन बिल्कुल शास्त्रों के अनुसार होगा और एकदम ठीक होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं होने वाला होगा, मैं आपको वहीं कमेंट्स बॉक्स में जवाब दे दूंगा कि उतनी मेहनत नहीं होगी, वो तो पत्रिका में ही होगा। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक यहाँ पर काल सर्पदोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक संपर्क कर सकता है। ऋषि हाथ से पत्रिका लिखता है, जो लिखाना चाहे लिखा सकता है। ऋषि ज्योतिष आपके द्वारा दी हुई प्रश्नों का वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता है। जरूरत है मेरे चैनल पर बने रहने की, जरूरत है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की, ताकि आपके पास आगे से आगे नोटिफिकेशन आ जाए और आप भली भांति समझ जाए। मैं हमेशा कोशिश करता हूं अपने छोटे से वीडियो में आपको पूर्ण रूप से समझाने के लिए। और कोई भी आपको, अगर आप जो कमेंट्स बॉक्स में लिखते हैं उससे भी मेरा मार्गदर्शन होता है। आप लिखिए कमेंट्स बॉक्स में, आप मैं बना के भी मैं आपके कुंडली का विश्लेषण भी कर देता हूं और बता भी देता हूं, फिर भी आप नहीं लिखते हैं। भाई कुछ तो लिखिए, आपको कैसा लगा आपका, लिखिए, लिखने में क्या हर्ज है। आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, जो भी कुछ अच्छा लगा तो अच्छा लिखिए, बुरा लिखा तो बुरा लिखिए। दर्शकों, फिर कहूंगा, आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो। इसी प्रकार मैं वास्तु कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।